तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमने सिगमंड फ्रॉइड के लेक्चर में आपको पिछले लेक्चर में तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में अधिकांश बातें बता ही दी थी। हमने आपको ये बताया था कि हम जब बात करेंगे तो फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक विकास के चरण पे बहुत डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा चरण है जो एक बायोलॉजिकल चरण माना जाता है, जैविक चरण माना जाता है, जो बच्चों के अंदर या हम लोगों के जितने भी व्यक्तित्व होते हैं, जो पर्सनैलिटी होती है, उसका विकास इसी चरण में तय हो जाता है कि हम आगे चल के कैसे बनेंगे। जब हम फ्रॉइड के सामाजिकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे, द सोशलाइजेशन डॉक्ट्रिन ऑफ सोशलाइजेशन जो फ्रॉइड ने दिया है, जब उसको पढ़ेंगे तो हम उसमें तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे ही, ईड पे करेंगे, ईगो पे करेंगे, सुपर ईगो पर करेंगे। पर जब तक आप जो फ्रॉइड का जो मनोवैज्ञानिक विकास का चरण है उसको नहीं समझेंगे, तब तक उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारा पूरा जो पर्सनैलिटी अपने जीवन काल में तय होता है कि हम कैसे बनेंगे आगे चल करके। स्वार्थी बनेंगे, उदार बनेंगे, लोगों से के साथ प्रेम के साथ रहेंगे या लोगों के साथ गुस्से के साथ रहेंगे। इवन हमारा पूरा का पूरा गुस्सा कैसे कंट्रोल होता है और हम कैसे व्यक्ति बनेंगे आगे चल के, ये सारा का सारा बायोलॉजिकल होता है। बचपन में जो हमारा उम्र होता है, जब हम पैदा होते हैं, तब से लेकर के जो 14 साल का उम्र होता है, उसी में तय हो जाता है कि हम व्यक्ति कैसे बनेंगे। इसीलिए ये जो उम्र होता है बहुत क्राइसिस पैदा करने वाला उम्र होता है, बहुत संकट का समय होता है। इस उम्र में अगर माता पिता ने अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया तो बच्चे आगे चल के बहुत समझदार बनेंगे, बहुत सोशल बनेंगे। और अगर इस उम्र में माता पिता ने इस समस्या को रिजॉल्व नहीं किया तो बच्चे आगे चलकर सोशल नहीं बन जाएंगे, स्वार्थी बन जाएंगे, आत्म केंद्रित हो जाएंगे, वो अपने लिए सोचने वाले बन जाएंगे। तो ये चीज रिजॉल्व करने का जो समय है, ये समय बचपन का समय ही होता है। तो इसी को जो सिगमंड फ्रॉइड है अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि सिगमंड फ्रॉइड एक बात हमेशा कहते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो सही भी हो, है कि नहीं। सिगमंड फ्रॉइड पे बहुत लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि ये अपने बात पे टिका नहीं रहता है ना। अगर मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में भी कि अगर इसका एक परिकल्पना काम नहीं कर रहा है, अगर इसने एक मेथड दिया और वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ये दूसरा मेथड का यूज करने लगते हैं कि चलो ये काम नहीं कर रहा तो ये लगा लो, ये काम नहीं कर रहा है तो ये लगा लो। तो एक जगह स्टिक नहीं रहते हैं सिगमंड फ्रॉइड। तो कई लोग इस पे आरोप लगाते हैं कि हम तुम्हारी बात माने क्यों। अगर तुम अपने बात पे टिके ही नहीं रहते हो तो तुम विश्वास पात्र तो हुए नहीं, तुम्हारी बात का वैल्यू तो है नहीं। और आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उसमें सभी लोग मान रहे हैं, इवन जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, जो जिन्होंने चाइल्ड पे बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं या जो चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले डॉक्टर है, वो आज मान रहे हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की एक एक कही हुई बात सही हो रही है। हालांकि सिगमंड फ्रॉइड इस बात को लेकर बहुत क्लियर है। उन्होंने जब अपना पहला किताब लिखा कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस, उनकी किताब का नाम है, जो मनोविश्लेषणवाद के नाम से हिंदी में अनुवादित है, तो उसमें उन्होंने ये बात खुद क्लियर कहा कि ठीक है कि हम एक मेथड का अगर सही से मेरा प्रयोग नहीं हुआ या उससे मेरे समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं दूसरा मेथड यूज करता हूँ। तो आप मेरे पर यह आरोप लगा सकते हैं कि मैं विश्वासघाती हूँ, या आप कह सकते हैं कि आपकी बातों पर हम यकीन क्यों करें, क्योंकि आप एक जगह तो टिक के रह ही नहीं रहे हो, आप तो अपनी बातें को फेरबदल कर रहे हो। पर दूसरी तरफ सिगमंड फ्रॉइड ये भी कहते हैं कि अगर मैं अपनी बात को टिके होने का एकदम खुला प्रूफ दे दूं कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, तो आप बोलेंगे कि मैं हठवादी हूँ, डॉगमेटिक हूँ, है कि नहीं। मैं अपनी बातों से हटता ही नहीं हूँ, तो मैं बहुत अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, मुझे पता है। ऐसा आमतौर पे तो होता ही है कि अगर आप मान के चलिए कि आपका कोई दोस्त है, उसको आप कोई बात कहते हो, मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में कि आप कुछ पैसे देते हो अपने दोस्त को और बोलते हो 2 दिन 4 दिन में वापस कर देंगे, पर हो सकता है 10 दिन का समय लग जाए। तो आप क्या कहते हो, भाई अभी नहीं तो अगले बार दे देंगे, 10 दिन बाद दे देंगे। हो सकता है 10 दिन बाद भी ना दे पाओ तो 15वें दिन दे देते हो पैसा, ऐसा तो होता ही है। तो आपका मित्र कहेगा ना कि भाई तू तो अपने बात पे, तेरा तो भरोसा ही नहीं है तेरी बातों का, तू कहता कुछ है करता कुछ है, ऐसा तो होता ही है। तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर लेंगे तुम, अगले बार पिछले बार जो लिए थे, जो तुम नहीं इतना टाइम लगाए देने में, इस बार अगर देंगे तो तुम दे ही दोगे। तो वही कह रहे हैं कि अगर मैं बोले इतना तारीख को दे देंगे हम पैसा और आप दे भी दिए, तो जरूरी तो नहीं कि आपको हमेशा लोग पॉजिटिव तरीके से भी देखेंगे। ये भी तो हो सकता है कि लोग आपको बोले आप हठवादी व्यक्ति हैं, डॉगमेटिक है बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के, बहुत कड़े हैं अपने सिद्धांतों को लेकर के, तो वो भी चीज बहुत ज्यादा सही तो नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में कहा गया। तो सिगमंड फ्रॉइड इस बात को उत्तर दे दिए थे अपने समय में। 1920 में जब ये किताब लिखा था उन्होंने साइकोएनालिसिस के ऊपर, तभी उन्होंने इस बात का क्लियरली उत्तर दे दिया था। बहरहाल हम जो बात करने जा रहे हैं अभी सिगमंड फ्रॉइड के उस
चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा आगे का पर्सनैलिटी फिक्स होगा, उसका बैलेंसिंग होगा। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है उनका ये फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक विकास का चरण। मैंने इसीलिए इसको पहले लिख दिया, मैं लिख भी सकता हूँ इसको बाद में भी, लेकिन मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा हम लिखते हैं, इसमें क्या लिखने में हमको टाइम लगता है, छोटा छोटा लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए हमसे पहले ही लिख दे थोड़ा बड़ा बड़ा कि समझ में आए, बाकी चीज़ें तो हम इसमें आपको समझा ही देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो बातें पहले मैंने पढ़ाया हुआ वही बात रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट चीज़ों आपको समझा दिया था। मौखिक चरण क्या होता है हमने बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है, न्यूनेट, उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं, न्यूनेट। तो मैं आपको बताया था न्यूनेट, न्यूनेट को 0 से 1 साल तक का समय माना गया है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है। ये बच्चा का जो पैदा होने का समय है, इसको बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि ये बच्चे के जीवन का सबसे बड़ा झटका होता है। बच्चे को लगता है कि मैं कितना आराम से माँ के गर्भाशय में पड़ा हुआ था और जीवन का एकदम मजा ले रहा था, ये कहाँ तुरंत बाहर में आ गए हम भाई। तो उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका जो है वो जन्म लेना ही है, तो बर्थ ट्रॉमा कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड उसको। तो इसके बाद क्या होता है, जब माँ उसको ओरल स्टेज दूध पिलाती है अपना, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि वापस से वो माँ के उसी यूट्रस उसी गर्भाशय में पड़ा हुआ है, तो उसको बहुत शांति मिलती है कि नहीं। तो ओरल स्टेज जो होता है ये बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। मैंने आपको बताया कि जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे को सही से ओरल स्टेज में जो है दूध पिलाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, उसका बच्चा आगे चल करके उतना कम फ्रस्ट्रेटेड होगा, उसमें फ्रस्ट्रेशन का विकास कम होगा, वो अपने लाइफ में बहुत खुश रहेगा, है ना। लेकिन जिसकी माँ कम ओरल स्टेज में उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, वो उसका बच्चा जो है, उसका बच्चा अपने जीवन काल में ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा, इस तरह का चीज़ें होगी। इसको बायोलॉजिकल कारण, जैविक कारण बता रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड इस सब चीज़ों का। तो इसीलिए प्रत्येक माँ का कर्तव्य है, अब वो हर जगह अलग अलग है। अब जैसे कि बाहर चले जाइए अमेरिका सब में, तो फ्रॉइड तो जर्मनी में रहता था, तो उधर तो 5 महीना की ठंडा है तो 5 महीना 4 महीने भी पिलाते हैं। भारत है तो 6 महीना यहाँ पे लगभग माना जाता है। तो जिसकी माँ जिस हिसाब से अपना उसको करे ओरल सेटिस्फेक्शन देगा, उसका बच्चा आगे चल के उतना ही कम फ्रस्ट्रेटेड होगा। तो वो जो चरण है उसको कहते हैं ओरल स्टेज, मौखिक चरण। दूसरा जो चीज़ है उसको कहते हैं गुदा चरण। गुदा चरण का मतलब होता है एनल स्टेज। अब क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो इसका जो उम्र माना है सिगमंड फ्रॉइड, वो माना है 1 से 3 वर्ष। अब क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसको ये समझ में आ रहा है कि उसकी माँ जो है उसका एनल क्लीनिंग कर रही है। एनल क्लीनिंग का मतलब होता है गुदा, उसका जहाँ से मल मूत्र वो त्यागता है उसको वो साफ कर रही है ना। तो उसको एनल कहते हैं या गुदा कहते हैं। तो उसको इस वक्त जब उसकी माँ उसके गुदा को सहलाती है और जब साफ करती है, तो इससे बच्चे को बहुत प्लीजर मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। और जब उसको खुशी मिलती है तो वो चाहता है उसकी माँ बार बार उसके एनल को साफ करे। तो वैसे समय में क्या होता है, कभी कभी बच्चा जो है एनल रिटेंशन कर लेता है। एनल रिटेंशन का मतलब होता है कि कभी कभी अपना जो मल मूत्र उसको रोक लेता है। आपने देखा होगा कभी बच्चा ऐसे कर ले बेटा कर ले, सी 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 कर रहा है, अब बच्चा कर ही नहीं रहा है, लिटरली ऐसा होता ही है। तो उसको कहते हैं एनल रिटेंशन, अपने मल मूत्र को रोक लेता ताकि माँ ज्यादा समय तक साफ करते रहे, ठीक है। तो इसको एनल रिटेंशन कहा जाता है। तो बच्चा हमेशा प्लीजर के लिए खोजा जाता है, इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि बच्चा जो है वो बंडल ऑफ सेक्स है, यूनिट इज द बंडल ऑफ सेक्स। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं इसको बड़ा प्लीजर मिलता है, बड़ा खुशी मिलता है एनल स्टेज में। अब जिसकी माँ अपने बच्चे का बहुत ज्यादा एनल क्लीनिंग कर देगी, जहां थोड़ा हगा तुरंत बच्चा ऐसे साफ उफ करने लग गई माँ, है कि नहीं, गंदा पड़ा हुआ हटा दो, तो वो बच्चे के अंदर ऐसे ट्रेट्स का आगे चल के विकास होगा जहां बच्चा ज्यादा अनुशासित हो जाएगा। अनुशासित का संबंध जो होता है वो ठीक है, एक लेवल तक कोई भी चीज होना सही है। आप खा रहे हो तो खाना कोई बुरी बात नहीं है, पर इतना खा लिए हालत खराब हो गया तो पेट भी खराब हो जाएगा आपका, या बिल्कुल नहीं खाए तो पेट में दर्द हो जाएगा आपका। तो अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह वर्जित होती है, कुछ भी आप एक्सेस करोगे वो गलत तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर वही बात कर रही, जब माँ ज्यादा एनल क्लीनिंग करने लगती है अपने बच्चे का, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो बच्चा आगे चल के इतना ज्यादा अनुशासित हो जाता है कि छोटी छोटी गलतियों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, वो बच्चा इतना ज्यादा स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है, इतना गुस्से प्रवृत्ति का हो जाता है कि छोटा छोटा बात पे भी क्रोधित हो जाता है
है ना, छोटी छोटी चीजों पे, और बहुत कंजूस निकलता है आगे चल करके ऐसा बच्चा, जिसकी माँ ज्यादा एनल क्लीननेस करती है, एक एक रुपया को संभाल के रखेगा। इवन अगर घर में एक घड़ी है, थोड़ा सा टूट गया है घड़ी, तो घड़ी को फेंकेगा नहीं, घड़ी को एकदम संभाल के रख देगा। और कोई उसके पास आया, पूछा, अरे घड़ी ये तो 2012 में टूट गया था ना, सोचे काहे फेंकेंगे, काहे किसी को देंगे, इसको संभाल के रख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, तो उसको संभाल के रख देगा। वो तो बहुत कंजूस होगा, एक एक रुपया खर्चा करने में बहुत ज्यादा संकोच करेगा वो, जिसकी माँ ज्यादा एनल क्लीननेस करेगी अपने बच्चे का बचपन में, 1 से 3 साल की उम्र में। इसके अलावा जिसकी माँ कम एनल क्लीननेस करेगी, जिसकी माँ कम गुदा को साफ करेगी, वो बच्चा एकदम लापरवाह हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं, 2 रुपये को कुछ तो वो समझेगा ही नहीं, एकदम रुपये को जो है एकदम वो समझेगा जैसे कि वो पैसा का बस है, हाथ का मैल है, उसको खर्च करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। किताब पढ़ा है फेंका है, कपड़ा सही से पहना है कि नहीं पहना, उसको इससे मतलब नहीं है, अपने शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है। और इतना ही नहीं, ये इतना लापरवाह है कि इसके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। जिसका एनल क्लीननेस कम होगा उसके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, यौन का विकास बहुत ज्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति ऐसा करेगा कि बहुत बड़ा स्मोकर बन जाएगा, या इसको शराब बहुत ज्यादा पसंद होगा, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना पसंद होगा, अपने होठ को हमेशा कुछ चाहेगा लेने के लिए, खींचना चाहेगा, माँ से कुछ ना कुछ खींचना चाहेगा। एनल क्लीनिंग वाला जो बच्चा आगे चल के होगा, अब माँ से क्या खींचेगा, माँ से वो खींचेगा लव, माँ से क्या खींचेगा, वो लव खींचेगा। लव कैसे खींचेगा, सवाल तो ये भी है। तो लव जो खींचेगा वो प्लीजर के रूप में खींचेगा, सुख के रूप में खींचेगा। तो ऐसा बच्चा का होठ जो होगा देखिएगा बहुत सूखा मिलेगा आपको, हमेशा कुछ ना कुछ भक्षण करने का कोशिश में रहेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, खा ले पी ले, इस तरह का रहेगा, हमेशा खाने के प्रति बहुत ज्यादा। तो ऐसे बच्चे आगे चल के बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी आपको मिलेंगे। सिर्फ ये ऐसा नहीं कि खाने के लिए, ये इतना ज्यादा क्रिएटिव होगा कि ये ज्ञान के लिए भी पागल होगा, सोचेगा सब कुछ खा ले, सब कुछ पा ले, कम समय में बहुत कुछ सीख ले। ऐसा बच्चा इस तरीके से होगा, तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा ऐसा, इस टाइप का बच्चा। तो हमेशा भक्षण करने वाला स्वभाव जो है इस बच्चे के अंदर रहेगा, जिसकी माँ कम एलन क्लीनेस करेगी अपने बच्चे का। क्या मैं समझा पाया? अब जो तीसरा चरण होता है उसको कहते हैं फैलिक चरण। ये चरण सबसे खतरनाक चरण माना जाता है। इसका जो समय माना गया है वो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का समय माना गया है। 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का समय माना गया फैलिक स्टेज। फैलिक चरण में क्या होता है, ये चरण इतना खतरनाक चरण है कि इसी में प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास होता है। प्राइमरी नार्सिसिज्म क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बच्चा खुद को सेल्फ ऑब्जेक्ट समझने लगता है, लव, खुद को ही लव ऑब्जेक्ट समझता है, सेल्फ लव ऑब्जेक्ट समझता है। जब इसको देखता है कि पिता आया है और पिता जो है वो जो है माँ के साथ चला गया है, तो इसको लगता है कि यार ये मेरे लव ऑब्जेक्ट को ये व्यक्ति मेरे से छीन रहा है, तो ये खुद से ही प्यार करने लगता है। तो वैसे स्थिति में इसके अंदर नार्सिसिज्म का विकास होता है। तो ये भी बहुत खतरनाक चरण है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास हो गया, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी बन जाएगा, बहुत आत्म केंद्रित व्यक्ति बन जाएगा। उसको सिर्फ खुद से मतलब रहेगा, उसके आसपास में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसके दिमाग बस इतना ही चलेगा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, इस तरह का भाव उसके अंदर होगा। एक सबसे बड़ा खतरनाक जो होता है, जो जिसके अंदर प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास होता है, वो 2 लोगों के अंदर ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं के अंदर तो होता ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उसके अंदर भी प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास बहुत होता है। वो कहते हैं ना, ज्ञान जो है आपके अहंकार को बढ़ा देता है, ज्ञान नॉलेज जो है वो आपके अहंकार को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होता है फैलिक चरण में, जो प्राइमरी नार्सिसिज्म होता है, जब ज्ञान आपके अंदर होगा, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाता है नार्सिसिज्म। वो अपने आप को समझता है कि वो बहुत बड़ा 30 मार खा है, उसको सब पता है, उसके पास सब ज्ञान है, ऐसी स्थिति में होता है। तो ऐसा जो पेशेंट होता है, ऐसा जो लड़का होता है, वो एक पेशेंट बन जाता है। तो और कौन सा पेशेंट बनता है, उसको कहते हैं सिजोफ्रेनिक पेशेंट बन जाता है, सिजोफ्रेनिया। वो कल्पना जगत को ही वास्तविक जगत समझने लगता है, वो सोचता है कि वही इस पूरी दुनिया में है और कोई है ही नहीं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दे, एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट का आपको एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास गए जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, उसको बोले कि मैं इतिहास में जो है वो बिपिन चंद्रा पढ़ रहा हूँ थोड़ा। बिपिन चंद्रा पढ़ रहे, बक वो तो बेकार है, वो तो मैंने कब की पढ़ रखी है, राजीव बहिर पढ़ो तुम स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इतिहास को समझने की, वो बहुत अच्छा है। अब वो जो बात आप कहेंगे कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, वो हर बात को काटेगा, ये बहुत बेकार है, ये जो मैं जो बोल रहा हूँ वही सब कुछ सही है। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जो है इतना ज्यादा प्राइमरी नार्सिसिज्म बढ़ा होता है, वो सिजोफ्रेनिक का रूप लेता है। अगर उसके पास आप किसी छोटे मोटे व्यक्ति को लेकर चल जाइए, मान के चलिए किसी चपरासी को लेकर चले जाइए, किसी भिखारी को लेकर चले जाइए, अब बोलिए कि ये थोड़ा भिखारी आपसे मिलना चाहता है, छी, तो
ऐसे लोगों से मिलवाते हो, मेरा मोरल गिरा रहे हो तुम, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरे साथ कैसे इससे मिलवा सकते हो। अगर उसको आप ये कह दीजिए कि भाई तू क्या किया है अपने लाइफ में, तो बोलेगा मैं ये किया, मैं पीएचडी किया, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, मैं फलना किया हूँ। बोलेगा भाई तू पीएचडी किया तो मेरे पास 5-5 पीएचडी करने वाला, तू एक पीएचडी में कूद रहा है और वो 5-5 पीएचडी करके बैठा है, तो उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वैसा आदमी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो वैसे पेशेंट को पागल खाना में दिखाया जाता है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट कहते हैं। तो इसके अंदर नार्सिसिज्म का विकास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिक पेशेंट भी आगे चल करके बन जाएगा। इंटेलेक्चुअल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद जो है आगे अब बच्चा का विकास जब होगा उसको कहते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, ये जो उम्र होता है इसमें सिर्फ प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास ही नहीं होता है, प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास ही सिर्फ नहीं होता है, इसी समय में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का भी विकास होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने तो अब आपको बहुत कुछ बता ही दिया था पिछले वाले वीडियो में, थोड़ा सा इस पर और अच्छे से गौर कर लेते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, तो बच्चे के बड़ा होने के बाद उसको लगता है कि जो पिता होता है ना, जो पिता होता है वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके अंदर समझदारी का विकास हो रहा है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का जो समय होता है वो 9 से 10 साल का समय माना जाता है। इस उम्र तक आते आते बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि मेरा पिता ज्यादा पावरफुल है मेरे से। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए जरूरत के सामान ला के मुझे देता है, कपड़े ला के देता है, खिलौने ला के देता है, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ पढ़ाई में तो मेरे को अप्रिसिएट करता है, ठीक है। तो वैसे समय में क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, अपने पिता को सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इसको मानूं तो मानूं क्या। पहले तो पिता से दुश्मनी कर रहा था, पहले तो इसको ये लग रहा था कि जैसे ही ये बंदा आता है मेरी माँ मेरे को छोड़ करके जो है आगे बढ़ जाती है, मेरे से कोई मतलब नहीं रखती है, मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ। तो वैसे समय में बच्चा जो है अपने पिता से नफरत कर रहा था, इसलिए तो इसको ऑडिपस बोला गया, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोला गया। लेकिन जब बड़ा होता है तो इसको समझ में आता है कि मेरा पिता मेरा शत्रु है या मेरा जो है समर्थक है, मेरा राइवलर है या मेरा प्रोटेक्टर है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो वो माँ को अपने साथ रखता है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा भी करता है। तो यहाँ पे बच्चे के मन में ये लगता है कि माई फादर इज मोर इंपॉर्टेंट, माई फादर इज मोर पावरफुल, वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है। और इस उम्र में सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि जब बच्चा कभी मान के चलिए, अब देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक चीज होता है, फ्रॉइड जो समझा रहा है। अब मान के चलिए कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है अपने पिता का जब सेक्स ऑर्गन देख लेता है तो उसको ये लगता है कि मेरे पिता का जो सेक्स ऑर्गन है वो मेरे ऑर्गन से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उसको लगता है कि मेरा पिता बहुत ताकतवर व्यक्ति है। इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब माता पिता साथ में होते हैं और वो अपना सेक्स एंजॉय करते हैं तो बच्चे को अपने साथ में ही सुलाते हैं। तो जब बच्चा ये देखता है तो उसके उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ये लगता है कि ये मेरी माँ को जो है पजेस करने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, बच्चा डरने लगता है अपने पिता से। अपने पिता से बच्चा क्या होता है, डरने लगता है। उसको कंफ्यूजन में रहता है कि मेरा मेरा दोस्त है कि मेरा शत्रु है, ये बहुत कंफ्यूजन में रहता है। तो अपने पिता से वो डरने लगता है। जब वो अपने पिता से डरने लगता है तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, इसको हम कहते हैं, हम नहीं कह रहे, सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, यहाँ मैं बड़ा अक्षर में लिख देता हूँ तो कि समझ में आ जाए। इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इसको हिंदी में कहते हैं हीनता ग्रंथि। उसके अंदर हीन भावना का विकास हो जाता है, इसको आत्महीनता ग्रंथि भी कहते हैं। मतलब अब वो अपने पिता से खुद को हीन समझने लगता है, छोटा समझने लगता है। उसको लगता है कि उसका जो पिता है ना वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, मेरा पिता मेरे से ज्यादा ताकतवर है और मैं कभी भी अपने लव ऑब्जेक्ट को इसके रहते पा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे पिता का सेक्स ऑर्गन भी सबसे ज्यादा बड़ा है। तो वैसी स्थिति में जब बच्चा अपने पिता से डरने लगता है और उसके अंदर जो विकास हो जाएगा वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का विकास हो जाएगा। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इतना खतरनाक होता है, जिस बंदे के अंदर, जिस बच्चे के अंदर इसका विकास हो गया वो बच्चा अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा अपने लाइफ में, इतना डिप्रेस्ड हो जाएगा कि उसको हमेशा जिंदगी में लगा रहे मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो हमेशा अपने जीवन में यही सोचता सोचता रहेगा और कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, जिसके अंदर इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का विकास होगा। तो सिगमंड फ्रॉइड बताया है कि इसको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये सबसे क्राइसिस पैदा करने वाला कॉम्प्लेक्स है। अगर इस जगह पे उसको फिक्स नहीं किया गया 9 से 10 साल की उम्र में तो बच्चा इतना ज्यादा डरपोक बन जाएगा अपने लाइफ में कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा अपने जीवन में कुछ बेहतर। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड बताया है कि कैसे डील कर सकते हैं इसको, आप कैसे इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को डील किया जा सकता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं कि हाउ टू डील इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कैसे डील करेगा। देखिए
ये जो चरण होता है, अब यहाँ पर समझ में आने वाला चीज ये है कि अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का विकास हो गया। अब जब मान के चलो पहले क्या हो रहा था, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में तो पिता को वो प्रतिद्वंदी समझ रहा था, पिता को तो प्रतिद्वंदी समझ रहा था बच्चा अपना, ये मेरे लव ऑब्जेक्ट से मेरे को दूर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब वो देखा कि उसका पिता उससे ज्यादा ताकतवर है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, उसकी माँ की जरूरतों को पूरा करता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, तो वो पिता को ज्यादा ताकतवर समझने लगा। और इस ताकतवर समझने के कारण उसने क्या किया, अपने पिता से उसने डरना चालू कर दिया। तो जब वो डरा तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का विकास हुआ, वो डरने लगा अपने पिता से। तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा, इसका जाहिर सा अंतर है, छोटा सा इसका सवाल का जवाब है कि जब कभी मान के चलिए माँ आती है, सॉरी पिता आता है, तो आप माँ का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर के जाए, बच्चे को बोले कि जो बेटा पापा आया है, थोड़ा सा डंडा उठा लो बेटा, पापा का थोड़ा वो उठा लो, झोला उठा लो बेटा। इससे क्या हुआ कि बच्चा को ये लगेगा कि पिता मेरा जो है शत्रु नहीं है, पिता मेरा जो है सेकेंडरी लव ऑब्जेक्ट है, मेरा सेकेंडरी ईगो डेवलपमेंट का सोर्स मेरा पिता है, मेरा जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का सेकेंडरी सोर्स जो है वो मेरा पिता है। पहला सोर्स तो माता है, प्राइमरी सोर्स माता है, लेकिन दूसरा जो है मेरा लव ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा पिता है कि नहीं? क्योंकि इसमें बच्चे को लग रहा है कि मेरे को सिर्फ मेरी माँ नहीं प्यार कर रही है, मेरा पिता भी प्यार कर रहा है मेरे को। तो इस तरह से इसको आप इस कॉम्प्लेक्स को जो है ठीक कर सकते हैं, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब जो बात करते हैं वो करते हैं किसके बारे में, जनन अवस्था, ये तो बचा हुआ है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जो होता है ये 6 से 14 साल तक का उम्र का होता है। 6 से 14 साल की उम्र को जो है जेनिटल स्टेज कहा जाता है, जेनेटिलिया। अब इस जेनेटिलिया स्टेज में क्या होता है, जो प्यूबर्टी के समय जब 14-15 साल का बच्चा हो जाता है, तब इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है, इसका जो सेक्स का जो प्लेजर का जो सोर्स होता है, वो इसके जेनिटल ऑर्गन की तरफ शिफ्ट होता है, प्रजनन अंग की तरफ शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे इसका सेक्सुअल ट्रेड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि अब इसका दिमाग स्थिर नहीं होगा, अब इसका दिमाग स्थिर नहीं होगा, स्टेबिलिटी इसके माइंड में नहीं होगी। जब स्टेबिलिटी माइंड में नहीं होगा तो अब बच्चा क्या हो रहा है, इस उम्र में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करेगा। तो स्टेबिलिटी लाएगा तो लाएगा कौन, सवाल तो यही है कि इस उम्र में स्टेबिलिटी लाएगा कौन। तो इस उम्र में जो स्टेबिलिटी लाएगा वो लाएगा टीचर। टीचर का काम होता है कि वह एक बायोलॉजिकल मैन को एक सोशल मैन बनाए, ये तो टीचर का काम होता है। टीचर का काम ये नहीं होता कि आपको ज्ञान दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया, पूरा का पूरा पीडीएफ रटवा दिया और आप बोले अरे हो गया मेरा टीचर का काम। तो टीचर का काम ये नहीं है, टीचर का काम इंफॉर्मेशन देना नहीं है, आपको सूचनाएं देना नहीं है। टीचर का काम होता है आपका मोरल डेवलपमेंट करना, आपको एनिमल मैन से सोशल मैन बनाना, आपको बायोलॉजिकल मैन से आपको एक सोशल मैन बनाना, ये काम है। जब आप पैदा होते हैं तो आप एनिमल मैन के रूप में पैदा होते हैं, पशु के रूप में पैदा होते हैं। आप देखिए कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, पशु भी सेक्स एंजॉय करता है, पशु भी खाना खाता है, पशु भी सोता है, ये सब तो पशु में भी पाया जाता है, और वही चीज आपके अंदर भी पाया जाता है। तो उसमें और आप में क्या फर्क है, आप में उसमें फर्क कौन करेगा, सोशल नॉर्म्स करेंगे। जब आप सोशल नॉर्म्स को जो है एक्सेप्ट करेंगे तब जाकर के आप क्या होंगे, सोशल मैन बनेंगे। तो ये काम कौन करेगा, टीचर करेगा। इसीलिए जितने टीचर्स होते हैं, जितने पुरुष होते हैं, वो फादर के अलावा फादर सिंबल का रूप ले लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड इसको फादर सिंबल ही कहता है। फादर के रूप में जितने भी व्यक्ति होंगे, फिर चाहे वो गॉड होगा, चाहे रिलीजन होगा, क्योंकि इसको लगता है कि यार मेरा पिता जो है वही हमको छोटी छोटी बातों पे थप्पड़ लगा देता है, छोटी छोटी बातों पे हमसे नाराज होता है। तो बाप क्या बोलता है, बेटा एक और शक्ति है जो हमसे भी बड़ी शक्ति है, जो सब लाखों फादर मिला करके वो एक फादर बनता है, वो है गॉड। बच्चा उससे भी डरने लगता है। तो जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उसको अपने पिता से है, वही इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो अब वो गॉड से करने लगा है। तो सिगमंड फ्रॉइड गॉड वॉड को नहीं मानता, कहता है कि गॉड वॉड कुछ नहीं है। वो बच्चे का जो फियर है ना, जो बच्चे का फियर था अपने पिता के, वही एनलार्ज होकर के गॉड पे चला गया है। तो बच्चा देखिएगा हर काम करने से पहले बोलेगा अरे भगवान देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है तो भगवान देख रहा है, कहता तो है बच्चा, ऐसा ही तो कहता है। तो इसी वैसी स्थिति में क्या होगा, बच्चा उस फादर से भी डरने लगेगा। तो ये जो सोशल नॉर्म्स को जो एक्सेप्ट करवाते हैं, तो उसमें टीचर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फादर निभाता है, मदर निभाता है, गॉड निभाता है। मदर क्या करती है, बेटा हाथ जोड़ो, बड़े अंकल आए हैं, छोटे अंकल आए हैं, फलना रिलेटिव आए तो बेटा हाथ जोड़ो। दूसरी तरफ फादर क्या करेगा, कहीं शादी वादी में तो बेटा बिस्कुट देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस मुंह मार देना ओकरा में, वो रसगुल्ला देखो तो टूट पड़ना, देगा तो लेना, है कि नहीं। तो इस तरीके से फादर सिखाता है। टीचर क्या सिखाता है, टीचर सिखाता है आपको सोशल नॉर्म्स, समाज में कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किसी के साथ कैसे ट्रीट करना है, वो चीज समाज, दोस्त कैसे बनाने चाहिए, किस तरीके से दोस्तों को हैंडल करना है, ये सब सिखाने का काम टीचर करेगा। तो ये स्टेज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचर का स्टेज के लिए। इस उम्र में क्या होता है, इस जनन अवस्था में क्या होता है, पूरा का पूरा जो टीचर होता है वो आपके बच्चे के अंदर सोशल नॉर्म्स को भरता है,
सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए उसको प्रेरित करता है। लेकिन उसका ईड जो होता है, हम जब पढ़ाएंगे आपको फ्रॉइड का सामाजिकरण का सिद्धांत, तो इसमें 3 एंग्जाइटीज की बात करता है, 3 चिंताओं की बात करता है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो हम उसमें बहुत डिटेल से ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सिंपल समझ लीजिए कि ईड जो होता है मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति होती है, जो बचपन से लेके वो आता है, जिसको सेक्सुअल ट्रेट्स कहते हैं, जो खुद का सेटिस्फेक्शन ढूंढता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ईड के साथ पैदा होता है। आप देखिएगा घर में कोई अगर मरा भी रहेगा और कोई मर गया है घर में मान के चलिए, और बच्चा रो रहा है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा बगल में कोई रहा है, उसको अगर माँ का दूध चाहिए तो उसमें रो रो के परेशान कर देगा पूरे घर को। उसको सिर्फ अपना प्लेजर से मतलब रहेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए ईड को। तो ईड पार्श्विक प्रवृत्ति होता है, आपके अंदर का जो एनिमलिस्टिक थिंग होता है वो होता है ईड। और सुपर ईगो होता है उच्च वाला एकदम आदर्श होता है, जहाँ पे आप मोक्ष की प्राप्ति करने लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उच्च नैतिक व्यक्ति बन जाते हैं, जहाँ आप इन सब मोह माया सबसे दूर हो जाते हैं, और उनके बीच में आता है ईगो जो इन दोनों को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे वही होगा, जब टीचर आपके अंदर सोशल नॉर्म्स भरेगा तो आपके ईड को कमजोर करेगा वो, और आपके अंदर ईगो का विकास करेगा, ईगो का डेवलपमेंट नहीं करेगा वो। और ईगो का जब डेवलपमेंट करेगा तब वो क्या करेगा, आपके सेक्सुअल ट्रेट्स को कम करने का प्रयास करेगा। जो आपका सेक्सुअल ट्रेट स्ट्रांग हुआ है, मैंने बताया कि आपके सेक्सुअल ट्रेट्स जो है वो बायोलॉजिकल है, वो प्राइमरी है, वो तो हमेशा रहेंगे, उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और उसको बैलेंस कौन करेगा, उसको रेगुलेट कौन करेगा, वो करेगा टीचर। जब आपको नॉलेज होगा तभी आप उसको कंट्रोल कर पाइएगा, जब आप नैतिक मानदंडों को अपनाइएगा तभी उसको आप कंट्रोल कर पाइएगा। तो इसमें टीचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेक्सुअल ट्रेट्स को कम करने में। तो जब आपके अंदर टीचर सोशल नॉर्म्स को भरना चालू करेगा, सामाजिक मानदंडों को भरना चालू करेगा, तो वैसी स्थिति में आपके सेक्सुअल ट्रेट्स जो होते हैं वो कमजोर होने लगेंगे। सेक्सुअल ट्रेट्स क्या होंगे, कमजोर होने लगेंगे, लेकिन वो जोड़ भी मारेगी। उसको कौन करेगा कंट्रोल, उसको करेगा आपका ईगो कंट्रोल करेगा, ईगो उसको बैलेंस करेगा। और ईगो कैसे बैलेंस करेगा, वो उसके लिए अपनाएगा डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रॉइड इसको वही कहता है, डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं रक्षात्मक प्रतिक्रिया, हिंदी में कहते हैं रक्षात्मक प्रक्रिया। तो 3 तरीके से वो ईगो जो है इसको कंट्रोल करेगा आपके जेनिटल स्टेज में जाकर के, आपके जो आपका सेक्सुअल ट्रेट्स उसको 3 तरीके से कंट्रोल करेगा। पहला करेगा कैथारसिस के रूप में, दूसरा करेगा रेशनलाइजेशन के रूप में, और तीसरा करेगा इंट्रोजेक्शन के रूप में। तो ये क्या होता है इसको समझ लीजिए, इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको फ्रॉइड की 3 एंग्जाइटीज के बारे में हम पढ़ा देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपको, मुझे पता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना जटिल चीज है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलते हुए कि मैं जो बोल रहा हूँ, कभी कभी मैं जो बोलता हूँ, तो फ्रॉइड जो बोल रहा है उस पर उदाहरण सेट करना बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि फ्रॉइड जो बात कर रहा है वो जर्मनी के हिसाब से बात कर रहा है, और मैं जो बात कर रहा हूँ इंडियन कल्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो फ्रॉइड के उस चीज पे उदाहरण सेट करना ही मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, अब करना है, आपको समझाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, जिस दिन वीडियो खत्म हो जाएगा फ्रॉइड का पूरा लेक्चर, उस दिन आप पूरा फ्रॉइड को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। तो हम किसकी बात कर रहे थे, डिफेंस मैकेनिज्म की। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसको 3 तरीके से ईगो कंट्रोल करेगा। ईगो जो है डिफेंस मैकेनिज्म के माध्यम से चीजों को कंट्रोल करेगा। और वो क्या है होगा, पहला हो जाएगा कैथारसिस। कैथारसिस, ईड हमारे अंदर का पार्श्विक प्रवृत्ति है, वो जोड़ देगी, वो सेक्सुअल चीजों को ढूंढने का प्रयास करेगी। लेकिन जब वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, हमारा जो ईड होता है जितना ज्यादा सेक्सुअल एक्टिव होता है उतना ही ज्यादा क्रिएटिव भी होता है, वो बहुत रचनात्मकता होता है। तो जब उसको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा खुद को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, तो वो ड्रीम्स में बहुत सारी चीजों की रचना कर लेगा। वो क्रिएटिव है ना, तो ड्रीम्स में बहुत चीजों की रचना करने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, कैथारसिस की स्थिति में भी खुद को पहुंचा देगा। कैथारसिस को हिंदी में कहते हैं विरेचन। क्या बोलते हैं, विरेचन। इसका यूज साहित्य में बहुत ज्यादा किया जाता है, हिंदी साहित्य वगैरह सब में बहुत। इसको मतलब कहते हैं सिंपल भाषा में त्रासद अंत या ट्रेजरी कहते हैं। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव बंदा होता है, जब उसको सेक्स नहीं मिलता है तो वो बहुत सारी कविताएं लिखने लगता है, बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनता है। या कभी किसी का ब्रेकअप हो गया, देखिएगा वो एकदम गाने में डूबा रहता है, शराब में डूबा रहता है। तो वो अपने दुख को किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाल रहा है। तो वो दुख को नहीं निकाल रहा है, वो अपने, उसका जो ईगो है ना, वो उसकी ईड को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। सिगमंड फ्रॉइड ये कह रहा है ना। वो माध्यम कोई है, माध्यम है, गाना एक माध्यम है, साहित्य एक माध्यम है। लेकिन वो जो माध्यम है, जो कैथारसिस है, वो अपने उस इमोशंस को शिफ्ट कर रहा है, उसका ईगो बैलेंस कर रहा है उसके ईड को। वरना वो गलत रास्ते पे भी जा सकता है, वो अपना आत्महत्या कर सकता है, किसी का बलात्कार कर सकता है, अगर ईड उसका उस पर ज्यादा पावरफुल होगा। और ईड को कंट्रोल कौन कर रहा है, ईगो कर रहा है। और ईगो कहाँ से डेवलप होगा, सोशल नॉर्म से डेवलप होगा, एडुकेशन से डेवलप होगा, जो टीचर ने करवाया है,
जो फादर ने करवाया है, जो मदर ने करवाया है, जो गॉड ने करवाया है। इसीलिए वो गलत रास्ते पे ना जा करके उसका ईगो चाहेगा कैसे भी करके इस इमोशंस को क्या करे, बाहर निकाल दे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके अंदर कोई भी भावना आई तो वो खत्म नहीं होती है, वो रिप्रेस होकर अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो वो क्या करेगा, जब आपके अंदर सेक्सुअल टेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, या तो ड्रीम्स के माध्यम से निकल जाएगा, या फिर आप कहानी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, इस माध्यम से कैसे ना कैसे करके इसको निकाल देंगे। ओरल स्टेज में जो बच्चा, मैंने आपको बताया है कि जिसकी माता जो है उसको कम दूध पिलाया था, वो मैंने क्या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ। तो अगर वो स्थिति यहाँ पर आ जाएगा तो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसका ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसका ईगो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जिसके माँ, कभी कभी आप देखते होंगे कि माँ का जो स्तन होता है बच्चा उसको काट देता है कभी कभी, इतना हो जाता है। तो वैसा बच्चा जो आगे चल के कैसा बनता है, बहुत बड़ा क्रिटिक बन जाता है साहित्य का, बहुत बड़ा आलोचक बन जाएगा वो, हर छोटी छोटी चीजों को भी आलोचना कर देगा वो। तो बहुत ज्यादा ईर जो है क्रिएटिव होता है, ठीक है। तो वो कैसे भी करके कैथारसिस के माध्यम से चीजों को बाहर निकालेगा ताकि उसका ईगो सेफ हो सके, ईगो बचा रह सके। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम अपनी अपनी जो इच्छाएं होते हैं या अपना जो गलत चीज होता है अपने अंदर का, हम उसको दूसरे पे थोपने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर हम चोर है तो बोलेगा ये चोरे होगा, है कि नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे, अगर कभी ट्रेन में गए, उदाहरण के रूप में आप ट्रेन में गए और कोई होता, लीजिए भाई साहब कुछ खाइए ना, मन हमसे कहा पूछा खाने के लिए, दूसरे से कहा नहीं पूछा खाने के लिए, है नहीं मन में। तो अगर कुछ दे भी दिया, हम नहीं खाएंगे, हमसे कहा पूछ लिया। तो इंट्रोजेक्शन, क्योंकि वहां पे अगर वो उस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो उसका ईर हावी हो जाएगा, चीज को छीन के भक्षण करने का कोशिश करेगा, है कि नहीं। ईर बोलेगा कि अच्छा हम चोर हैं, इसका मतलब ये भी चोरे होगा। अगर साला सब लोग यहाँ पर जो है चोर है, जो नशा खुरानी करता है और नशा दे करके खाने में और जो है चीज़ों को लूट लेता है, तो ये भी वही होगा। तो हम अपने हिसाब से चीज़ों की व्याख्या कर लेते हैं, है ना। इसी को कहते हैं इंट्रोजेक्शन। अगर ये नहीं होगा तो आपका ईड वहाँ पावरफुल हो जाएगा और आपका ईगो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तीसरा जो चीज़ होता है उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। यहाँ पे लिख देते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या, इसको हिंदी में कहते हैं युक्तिकरण। युक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि हम अपनी गलतियों का ठिकरा दूसरे पे फोड़ना चाहते हैं। होता क्या कि हम अगर हम अपने आप को बार बार बोलेंगे कि मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ, है ना, तो वैसे में हमारा ईद बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, हमारा ईगो बहुत कमजोर हो जाएगा, हम अपने आप को बहुत गिल्टी फील करने लगेंगे। और जब हम गिल्टी फील करेंगे तो हम आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं या अवसाद या डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो हमारा दिमाग कभी ये चीज करना नहीं चाहता है, वो अवसाद में नहीं जाना चाहता है, वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। तो कैसे बाहर निकालेगा और क्यों बाहर निकालेगा, मैंने आपको बताया, ईगो को बचाने के लिए अपना। तो उसका ईगो ही नहीं बचेगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ईगो को हमेशा क्या है, ईगो हमेशा बैलेंसिंग पावर है। वो आपके दिमाग के मस्तिष्क को बैलेंस करता है, बहुत गलत रास्ते पे भी नहीं जाना देता, बहुत अच्छा भी आपको बनने के लिए नहीं देता, बीच के रास्ते को हमेशा चुनता है ईगो। तो वो क्या करेगा यहाँ पर, रेशनलाइजेशन करेगा। जैसे कि कभी कभी एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बताते हैं कैसे दूसरे पे दोषारोपण करके खुद को बचाता है ईगो। मान लीजिए आपकी प्रेमी प्रेमिका, आप दोनों में झगड़ा हो गया, अब आपको पता है कि एक भी बंदा अगर झुकेगा तो गिल्ट फील होगा कि मैं क्यों झुकूं, वो क्यों नहीं झुक रहा है। तो वैसे समय में क्या करेगा, वो आपकी गलती है, बोलेगा नहीं तुम्हारी गलती नहीं, वो आपकी गलती थी, आपने ऐसा किया था। तो हर व्यक्ति अपनी ईगो को बचाने का प्रयास करेगा, ईगो क्लास इसको कहते हैं। तो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, तो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कभी कभी ये राजनीति में भी बहुत होता है कि आप देखोगे कि एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष है। तो सत्ता पक्ष बोलेगा कि फलनवा सरकार में इतना रुपया का घोटाला, तो उधर से वो विपक्ष बोलेगा अच्छा मेरे सरकार में 50 करोड़ रुपए का घोटाला, तो तेरे सरकार में तो 100 करोड़ का घोटाला हुआ, तू कौन सा। वो इस पे बात नहीं करेगा कि भैया घोटाला तो अपने आप में गलत चीज है। लड़ाई करना, एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में विश्वास का ना होना, झगड़ा करना, ये तो अपने आप में गलत चीज है। वो उस पे बात नहीं करेगा, बात किस पे करेगा, तू गलत है कि तू गलत है। इसको कहते हैं युक्तिकरण। इसी के माध्यम से ईगो खुद को डिफेंड करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैथारसिस आता है, इंट्रोजेक्शन आता है और रेशनलाइजेशन आता है। रेशनलाइजेशन आता है और इसी के माध्यम से जो है ईगो अपने आप को डिफेंड करती है, ईगो अपने आप को बचाती है। ईगो का डेवलपमेंट ही इसी के माध्यम से होता है। अगर ये तीनों चीजें फेल हो जाएंगी तो आपका ईगो कमजोर हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे और आपका पूरा का पूरा भविष्य का जो लाइफ है वो खराब हो जाएगा। तो हम आगे बात करेंगे। तो इसके बाद फ्रॉइड पे एक बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा कि हमेशा सेक्स करता रहता था। ये हर चीज में देखो, जितना भी तक हम आपको 1.5-2 घंटा का लेक्चर बताए होंगे उसमें हर जगह ही सेक्स किया है, बस
खाली सेक्स की बातें करता था ये अपनी किताबों में, पढ़िएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल भी यही देता था, इवन अपना पूरा ऑफिस में इसने वैसे ही चित्र भी लगा के रखे हुए थे, ठीक है, चोच चिड़िया चिड़िया चोच से चोच भिड़ा रही है, इस टाइप का इसने चित्र भी लगा के अपने ऑफिस में रखा हुआ था। तो इसके ऊपर बहुत आरोप लगने लगा, बहुत ब्लेम होने लगा कि यार तू इससे ऊपर बढ़ के कुछ बात नहीं करेगा, तू पूरा मोरलिटी की मार लेगा क्या, मोरलिटी को खत्म ही कर देगा तू, नैतिकता को। तो बोला ठीक है, अगर तुम ऐसा करे तो हम करेंगे बात, क्योंकि हम आपको बताएंगे अगर इसका एक हाइपोथेसिस फेल होता है दूसरे पे तुरंत शिफ्ट कर देता है खुद को। बोला हम तो अभी बायोलॉजिकल फैक्टर का बात कर रहे थे ना भाई, अभी बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर का बात करेंगे, सोशल फैक्टर का बात करेंगे, हम सारा बात करेंगे। और इसके बाद इसने बोला कि ठीक है, हम एक सिद्धांत दिए जिसको हम कहते हैं फ्रॉइड का सामाजिकरण का सिद्धांत। तो फ्रॉइड बोला हम सामाजिक बनाएंगे अब लड़का सबको, सबका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे इन्वायरमेंटल आधार पे, सोशल आधार पे, सामाजिक आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, हम सबका जो है बैलेंस करेंगे पर्सनैलिटी को। और इसके बाद उसने ये 3 चीजों की बात करेगा, इसको हम कहते हैं ईड, इसको कहते हैं सुपर ईगो, और इसको कहते हैं ईगो। ईड को हिंदी में कहते हैं ईदम, ईगो को कहते हैं अहम, और सुपर ईगो को कहते हैं परम अहम। तो हम इसके बारे में फ्रॉइड का जब सामाजिकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, और कहीं अगर कुछ समस्या हो तो मुझे बताइए, हम प्रयास करेंगे अगली वीडियो में उसको ठीक कर दें। तब तक के लिए जय, ध्यान रखिए।